तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा लाइक आएगा उतना ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज लाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और यह है गासीय पृष्ठ क्या है। जैसा कि आपको पता है कि गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग आपको पढ़ने होते हैं, बट जो अनुप्रयोग आप लोग करते हैं या गॉस का प्रमेय पढ़ते हैं उसमें आपने गॉसियन पृष्ठ के बारे में सुना होगा या गॉसीय पृष्ठ के बारे में सुना होगा, ठीक है। दोनों एक ही हैं। तो ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो देखिए गॉसियन पृष्ठ या गासीय पृष्ठ क्या होता है। गासीय पृष्ठ एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, यानी कि इसकी कल्पना की गई है। ये एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है जो गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए किसी आयतन को प्रवृत्त करता हुआ खींचा जाता है। यानी कि जो गॉस का प्रमेय है उसको सॉल्व करने के लिए गॉसीय पृष्ठ का यूज किया जाता है, ठीक है। गॉस के प्रमेय का उपयोग करने के लिए या किसी भी आकार का चुना जा सकता है। यानी कि गॉसीय पृष्ठ जो होता है ये क्या होता है, ये एक बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, ये भी आपका गॉसीय पृष्ठ हो सकता है। गॉसीय पृष्ठ इस प्रकार से भी हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर ये एक बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है, ठीक है, जिससे हम गॉस के प्रमेय को प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, गॉसीय पृष्ठ एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है जो गॉस की प्रमेय का उपयोग करने के लिए किसी आयतन को परिबद्ध करता हुआ खींचा जाता है। तो गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए इसे हम लोग खींचते हैं, ठीक है। या किसी भी आकार का चुना जा सकता है, यानी कि कोई इसकी निश्चित आकार या आकृति नहीं होती है। समझ में आया। तो ये होता है गॉसीय पृष्ठ। डेफिनेशन पूछा जाएगा, आप आसानी से इसे दे देंगे। सेकंड देखिए, अब गॉसीय पृष्ठ तो आपने जान लिया, लेकिन इसके उपयोग कहां कहां होते हैं। देखिए गॉसीय पृष्ठ के क्या उपयोग हैं, इसके यूजेस कहां किया जाता है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, आप भी लिखिए, इसका उपयोग आवेशित, ठीक है, इसका उपयोग आवेशित निकायों के कारण, निकायों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है, ज्ञात करने में किया जाता है, किया जाता है। समझ में आया। तो इसका उपयोग आवेशित निकायों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। यानी कि आवेशित निकाय के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। जैसे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग आपने पढ़े होंगे, जिसमें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। जैसे अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। और यहां कूलाम का नियम लागू नहीं होता। आप लोग लिख सकते हैं, जहां कूलाम का नियम, कूलाम का नियम लागू नहीं होता, लागू नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर कूलाम का नियम इस पृष्ठ में लागू नहीं होता। तो यही है गॉसीय पृष्ठ का उपयोग। मेनली अगर इसका उपयोग देखा जाए तो इसका उपयोग आवेशित निकायों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पर रिलेटेड है, यानी कि क्या विद्युत फ्लक्स का मान गॉसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी आकृति का हो सकता है, इसीलिए जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो गॉसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसकी आकृति कैसी भी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत फ्लक्स का मान गॉसीय पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। तो नहीं आप लोग लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे चैप्टर का, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मान जूल में व्यक्त कीजिए। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट का मान जूल में आपको व्यक्त करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट इस प्रकार से लिखिए, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 EV। इलेक्ट्रॉन बोल्ट को हम EV से भी डिनोट करते हैं। तो 1 EV इक्वल टू होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ठीक है, इतना होता है, और गुणे 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट। तो यानी कि अब हम इससे करना चाहें तो 1 EV का अगर आप लोग वैल्यू निकालें तो आपका हो जाएगा, इसका 1 से गुणा होगा तो आपका आएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल, ठीक है।
तो आप लोग कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल होता है। तो वही क्वेश्चन था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में व्यक्त कीजिए। तो इसी प्रकार से आप लोग व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 और 1 वोल्ट विभवांतर लेंगे तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी पूछा जाता है। ये है क्या कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, यानी कि विद्युत विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो यहां पर हम सब लिखेंगे आंसर, ठीक है। आंसर में क्या लिखेंगे कि किसी चालक का विद्युत विभव, किसी चालक का विद्युत विभव निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करता है, कारकों पर निर्भर करता है। अब वो 4 कारक कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। फर्स्ट है आपका चालक के आवेश पर, ठीक है। तो विद्युत विभव जो है वो चालक के आवेश पर भी निर्भर करता है, चूंकि Q इक्वल टू CV होता है। तो जितना आवेश बढ़ेगा, जितना आवेश हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही विद्युत विभव भी बढ़ेगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। यानी कि जो विभव होता है, जो आवेश होता है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश घटेगा तो विभव घटेगा, क्योंकि Q इक्वल टू CV मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है। तो चालक के आवेश पर भी ये निर्भर करता है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है चालक के आकार पर भी ये निर्भर करता है विद्युत विभव का मान, ठीक है। तो लिखेंगे चालक के आकार पर। नंबर 3 है चालक के चारों ओर के माध्यम पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, ठीक है। यानी कि चालक के चारों ओर किस प्रकार का माध्यम है उस पर भी विद्युत विभव का मान निर्भर करता है। एंड 4th है हमारा अन्य चालकों की उपस्थिति पर, अन्य चालकों की उपस्थिति पर, यानी कि चालक के पास कौन से चालक और रखे हैं उस पर भी ये निर्भर करता है। तो 4 चीजों पर विद्युत विभव निर्भर करता है। किसी चालक का विद्युत विभव निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करता है, चालक के आवेश पर, चालक के आकार पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर और अन्य चालक की उपस्थिति पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि इसी चैप्टर से है। तो क्वेश्चन क्या है कि फैरेड क्या है, 1 पिको फैरेड कितने फैरेड के बराबर होता है। 6 क्वेश्चन है कि व्हाट इज फैरेड, यानी कि फैरेड क्या है और 1 पिको फैरेड इक्वल टू कितना फैरेड होता है। तो देखिए फैरेड क्या है, तो आप लिख सकते हैं फैरेड धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक है, ठीक है। फैरेड क्या है, ये धारिता का मात्रक है। और फैरेड 1 पिको फैरेड इक्वल टू होता है, आप लोग लिखिए 1 पिको फैरेड, 1 पिको फैरेड, पिको फैरेड को हम किससे डिनोट करते हैं 1pf, ठीक है। फैरेड को कैपिटल F से, पिको को स्मॉल p से। तो 1 पिको फैरेड इक्वल टू होता है 10 के पावर -12 फैरेड, ठीक है। 10 के पावर -12 फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड होता तो हम उसे लिखते 10 के पावर -6 फैरेड, ठीक है। तो 1 पिको फैरेड की वैल्यू यही होती है। ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में आपके यूज होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी के विद्युत विभव को शून्य क्यों मानते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि पृथ्वी के अंदर कितने आवेश उपस्थित हैं, बहुत सारे। तो पृथ्वी के आकार के कारण इसकी धारिता अनंत है, इसकी धारिता अनंत है, ठीक है, अनंत है। और इसीलिए क्या करते हैं हम पृथ्वी के विद्युत विभव को शून्य मानते हैं। लेकिन क्यों, तो इसका एक पार्टिकुलर रीजन है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो
C होता है C इक्वल टू Q अपान V, ठीक है। अब देखिए, सॉरी यहां पर फिर से लिखता हूं मैं, C इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, Q अपान V। अब देखिए जो C होता है यहां पर, चूंकि C जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है V के, यानी कि अगर धारिता बढ़ेगी तो विभव घटेगा, अगर धारिता घटेगा तो विभव बढ़ेगा। तो देखिए पृथ्वी की धारिता अनंत है क्योंकि इसमें बहुत सारे आवेश हैं और आवेशों के संग्रहण करने की क्षमता को हम कहते हैं धारिता। तो चूंकि पृथ्वी में बहुत सारे आवेश हैं तो बहुत सारे आवेशों को उसने संग्रहित कर रखा है, इसलिए पृथ्वी की धारिता अनंत है, बहुत ज्यादा धारिता है इसकी। तो जब इसकी धारिता बहुत ज्यादा है तो जो विभव होगा ये बहुत कम होगा, यानी कि हम शून्य मान सकते हैं क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो इसीलिए पृथ्वी के आकार को हम, आकार के कारण इसकी धारिता अनंत है, इसीलिए इसका विभव शून्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत धारा चैप्टर से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि धारा I इक्वल टू होता है, I इक्वल टू NEA/VD, ठीक है। जहां बताइए आप लोगों को पता होगा कि N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिख लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। I है धारा, N है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A क्या है, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD क्या है, VD है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर धारा इधर है, अनुगमन वेग इधर है, तो इन दोनों में संबंध जो है वो यही सूत्र दर्शाता है। VD याद रखिएगा, VD इक्वल टू है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो अनुगमन वेग, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है वो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध दर्शाता है। सब पता चला क्या कौन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर इसी चैप्टर से, कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में क्या संबंध होता है। तो देखिए अनुगमन वेग इक्वल टू एक फार्मूला होता है, अनुगमन वेग को हम किससे डिनोट करते हैं, VD से, ठीक है। VD इक्वल टू एक फार्मूला होता है EV अपान ML, ठीक है, EB अपान ML इंटू टाउ, EB अपान ML इंटू टाउ। यही फार्मूला जो है वो धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और श्रांति काल के बीच संबंध दर्शाता है। अब देखिए यहाँ VD क्या है, ये अनुगमन वेग है, E क्या है, E आपका है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, V क्या है, V है तार के सिरों पर विभवांतर, M क्या है, M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L क्या है, L है तार की लंबाई, ये L है स्मॉल l, ठीक है, थोड़ा बड़ा मैं लिख देता हूं इस प्रकार से, ठीक है। L है तार की लंबाई और टाउ है आपका श्रांति काल। तो देखिए जो श्रांति काल होता है और अपवाह वेग होता है, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो यही फार्मूला दर्शाता है, ठीक है। तो यही इन दोनों के बीच संबंध है। तो देखिए मैं टाउ लिख देता हूं, टाउ इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाउ में ही संबंध पूछा जा रहा है। तो ये श्रांति काल, श्रांति काल, तो समझ में आया। इन दोनों के बीच संबंध जो है वो दर्शाता है ये सूत्र VD इक्वल टू EB अपान ML इंटू टाउ, जहां E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V है तार के सिरों के बीच विभवांतर, M है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और L है तार की लंबाई, टाउ है श्रांति काल, ठीक है। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो कि एक न्यूमेरिकल टाइप का है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध, ठीक है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं और इनको हम किस प्रकार से जोड़ें कि 4 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। यानी कि 3 प्रतिरोध हैं, हम इनको किस प्रकार जोड़ें कि जो टोटल प्रतिरोध है वो 4 ओम आ जाए। तो देखिए अगर हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपका 4 ओम नहीं आएगा, अगर इसे समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो 3 2 5 6 11 ओम आ जाएगा। तो देखिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़िए। तो हम लिखेंगे यहां पर 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या आएगा बताइए। समांतर क्रम में इसका फार्मूला होता है 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। चूंकि 2 ओम है तो R2 हमने लिख दिया, साइड में मैं लिख देता हूं 1 अपान R1 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम रख दीजिए, ये R1 की वैल्यू है, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 6 ओम, तो 1 अपान 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6 2 प्लस 1, ठीक है, 6 का 6 1, तो आपका फाइनली 1 अपान R इक्वल टू आ जाएगा 3/6, ठीक है, 3/6। अब इसको हम सॉल्व करें अगर, तो देखिए यहां पर धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, तो ये तिरछा गुणा कर देंगे, कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा 3R
इक्वल टू 6 का 1 से गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 6/3, इधर 3 गुणे में इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 ओम। तो हमारा आर जो आया वो 2 ओम आया, ठीक है, 2 ओम। अब देखिए 2 ओम हमारा आ गया। अब साइड में मैं लिख देता हूं इधर, ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। अब देखिए चूंकि हमने 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा था, अब इस 2 ओम और ये जो हमारा 2 ओम आया है इसको हम जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में इसका फार्मूला होता है, चलिए हम आर डैश अब मान लेते हैं इसको, आर डैश इक्वल टू आर, ये आर हो गया, और इसको मान लेते हैं हम इस 2 ओम को R3, ठीक है, R3। तो हमारा आ जाएगा, ये आर की वैल्यू कितनी है हमने निकाला अभी 2 ओम, ठीक है, तो 2 प्लस ऊपर R3 की वैल्यू 2 है, तो ये फाइनली आर डैश जो आएगा तुल्य प्रतिरोध टोटल वो आ जाएगा 4 ओम। और यही हमें कहा गया था, देखिए तुल्य प्रतिरोध हमारा यहाँ पर 4 ओम आ चुका है, ठीक है। तो यही यहाँ पर कहा गया था कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम को तीनों प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ें कि 4 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो आप लोग कह सकते हैं क्या, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि 3 ओम तथा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़कर, और तीसरा 2 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होगा। यानी कि पहले 3 ओम और 6 ओम को आप समांतर क्रम में जोड़ें तो आपका 2 ओम आएगा। अब जो 2 ओम आया है इसको और इस 2 ओम को आप श्रेणी क्रम में जोड़ें तो ये 4 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। चैप्टर वैद्युत धारा का है। क्वेश्चन क्या है कि तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक तार है जिसका क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, इसमें 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तार में प्रवाहित धारा घनत्व तो आप निकालिए। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसको समझना है सिर्फ आपको। यहाँ पर हमें दिया गया है, सबसे पहले ए दिया गया है क्षेत्रफल, देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए, ये हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दिया गया है, धारा दी गई है I 2 एम्पियर, ठीक है, धारा को हम I से डिनोट करते हैं, ये हमें दिया गया है 2 एम्पियर, सॉरी ये हमें कितना दिया गया है, देखिए 3.2 एम्पियर, 3.2 एम्पियर, ठीक है। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है धारा घनत्व J, धारा घनत्व को हम J से डिनोट करते हैं, ये हमें निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है धारा घनत्व का, याद रखिएगा, धारा घनत्व, इसको हम लोग डिनोट करते हैं J से। J इक्वल टू होता है I/A, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो J इक्वल टू हो जाएगा, I की वैल्यू है 3.2, A की वैल्यू है 2 × 10⁻⁶, ठीक है, कट कर दीजिए, 2 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अब सॉल्व कर चुके हैं, हमारा J जो आएगा वो आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁶, नीचे ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 10⁶, J का मात्रक होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, धारा घनत्व की वैल्यू यही हमारी हो जाएगी। और इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि J इक्वल टू I/A, I है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए J का मात्रक होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि ये अपान में है तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए, ठीक है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और बीमा बताइए। तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है, या लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। अब बहुत ही इजी है, आप लोग सोचेंगे ओम मीटर कैसे आपने लिख दिया, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू RA/L, RA/L, ठीक है। अब देखिए R का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, तो हम ओम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में A है मीटर स्क्वायर, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, L है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, मीटर।
अब इस मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या, ओम मीटर, तो वही मैंने यहां पर लिखा ओम मीटर, ठीक है। और इसकी बीमा क्या होगी, इसकी बीमा हो जाएगी, इसकी बीमा हम लिखते हैं ML3 T के पावर -3 A के पावर -2, ये बीमा हो जाएगी विशिष्ट प्रतिरोध का। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन आपको याद करना होगा। देखिए, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जब सेल की प्लेटों को हम तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है, और सेल के भीतर यानी कि सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है उसमें ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर धारा बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में, ठीक है, यानी कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। घोल द्वारा अवरोध का मतलब घोल द्वारा रुकावट उत्पन्न होता है वैद्युत धारा के प्रवाह में, उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो किरचॉफ का पहला नियम है उसी को यहाँ पर लिखना है। देखिए, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि किरचॉफ का जो धारा नियम है, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। यानी कि सिग्मा आई इक्वल टू धारा इक्वल टू 0। ठीक है, ये बीजगणितीय योग का साइन है। ठीक है, तो बीजगणितीय योग जो होगा वो शून्य होगा किसी भी संधि पर मिलने वाली, यही होता है किरचॉफ का पहला नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे चौथे चैप्टर से है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। क्वेश्चन क्या है 16 नंबर कि लॉरेंस बल क्या है, व्हाट इज लॉरेंस फोर्स। तो देखिए, लॉरेंस बल होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, अब लॉरेंज बल आप लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो यदि कोई आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं, आवेश लिख दीजिए। ठीक है, यदि कोई आवेश क्यों, ठीक है, आवेश क्यों विवेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल। ठीक है, लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होगा, लॉरेंज बल, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एफ से। एफ इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेश क्यों बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल एफ जो होगा उसका फॉर्मूला होगा क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, तो यही आपको लिखना था, जहां क्यू है आवेश, वी है वेग, बी है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, साइन थीटा वेग से गति करे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। यानी कि दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तार हैं, उनके बीच लगने वाले बल का सूत्र क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा F/L इक्वल टू μ0/2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन
I1 I2 अपान R, ठीक है, I1 I2 अपान R, ठीक है। यहाँ पर F क्या है, F है बल, L है लंबाई, I1 है पहली धारा, I2 है दूसरे तार की धारा, यानी कि दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तार हैं, ठीक है, दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तार हैं। तो L क्या है, तार की लंबाई, I1 I2 क्या है, ये पहले तार की तार पर धारा, I2 है दूसरे तार की धारा, ठीक है, R क्या है, दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, समझ में आ गया, यही है फॉर्मूला। अब इसको चाहे तो एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू नॉट अपान 2 पाई की एक वैल्यू होती है, एफ अपान एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू होती है 2 गुणे 10 की पावर -7, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं इसको I1 I2 अपान R, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का, क्योंकि म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू होती है 2 गुणे 10 की पावर -7, ठीक है। ये I1 I2 है अपान R, सेम वही प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, हमें दिया गया है धारा I, ठीक है, I दिया गया है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया गया, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, यानी कि R दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सिंपल है 100 से भाग दे दीजिए, और उसको जब हम 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें B निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चलिए लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं B से। B इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई I अपान R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। अब यहाँ पर हम लिखेंगे B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, ठीक है, इंटू I की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 10 एम्पियर, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, अपान R की वैल्यू है, ऊपर देखिए हमने निकाला 10 गुणे 10 की पावर -2, 10 गुणे 10 की पावर -2। देखिए याद रखिएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होती है, ये आपको याद रखना है, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, बस कुछ भी आपको नहीं करना है यहाँ पर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, B इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -7 इंटू ये 10 की पावर -2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2। अब देखिए -7 है और 2 है प्लस में, तो 7 में से 2 घट जाएगा, तो बचेगा 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला। बस हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, V इक्वल टू 10 की पावर -5 टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से है, 5वें चैप्टर का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यानी कि 19 नंबर, दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं, तो इसका डेफिनेशन आपको समझना है। देखिए दिक्पात कोण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो न्यून कोण बनता है उस स्थान के लिए उसे दिक्पात कोण कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो दिक्पात कोण को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो दिक्पात कोण क्या होता है, यानी कि चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं, सिंपल है, इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नति कोण से आप क्या समझते हैं, नति कोण क्या है, ठीक है। तो देखिए ये भी सिंपल है, सिर्फ डेफिनेशन आपको समझना है इसमें। नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। यानी कि नति कोण एक ऐसा कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी स्थान पर नतिकोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि किसी स्थान पर नतिकोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के बीच संबंध स्थापित करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू v अपान एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू v अपान एच। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पर थीटा क्या है, तो थीटा ही है नतिकोण। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे v क्या है, v है, b आपका क्या है यहाँ पर, तो v है ऊर्ध्व घटक। ठीक है, ऊर्ध्व घटक या आप लोग कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, यच क्या है, यच साइड में लिख देता हूं, यच है क्षैतिज घटक, ठीक है, बस यही आपको याद रखना था। यही है नतिकोण ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक में संबंध, tan थीटा इक्वल टू b अपान एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे 6 चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है, यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। तो इसका आप लोग डेफिनेशन याद कीजिए। लेंज का नियम है क्या, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, बस इतना सा इसका डेफिनेशन है, इसका इतना सा नियम है, यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, स्वप्रेरण। ठीक है, यानी कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका भी डेफिनेशन आपको याद रखना है। देखिए किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर परिवर्तन हो जाए तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं, यहां पर एक चीज और पूछा जाता है, स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, विमीय सूत्र क्या होता है, तो स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र होता है ml2 t के पावर -2 a के पावर -2। ठीक है, ये होता है स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये एक न्यूमेरिकल है इसी चैप्टर का। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरक विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यानी कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है। यदि 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना आपको करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो ये एक न्यूमेरिकल है जो आपको सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देखिए सबसे पहले जो कुछ दिया गया उसको हम लिखते हैं। हमें स्वप्रेरकत्व दिया गया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, एल इक्वल टू हमें दिया गया है कितना, 3 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है, ये हमें इतना दिया गया है। उसके बाद में देखिए क्या है, यदि 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान घटकर 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए। ठीक है, यानी कि डेल आई यहां पर बताया जा रहा है धारा का मान। ठीक है, ये घटकर क्या हो रहा है, 0, यानी कि 5 से घटकर 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये इतना हम लोग लिखेंगे, लेकिन अभी इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ठीक है, आगे यूज करेंगे तो इतना एम्पियर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया गया, हमें समय दिया गया है कितना, 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो हमें डेल टी यहां पर दिया गया है, डेल टी हमें दिया गया है 0.1 सेकंड। ठीक है, अब हमें यहां पर निकालना क्या है, विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग करते हैं ई से। तो विद्युत वाहक बल ई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, ई इक्वल टू -L डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। बस यही फॉर्मूला होता है। अब इसी पर हम रख देंगे और सॉल्व हो जाएगा हमारा। ई इक्वल टू -L, स्वप्रेरकत्व तो कितना है, 3 × 10⁻³
तो 3 गुणे 10 की पावर -3 इंटू डेल आई मैंने लिखा है 0-5। क्यों? क्योंकि ये 5 से 0 हो रहा है, लेकिन आपको 0-5 लिखना है। अपान 0.1 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि टी की वैल्यू है 0.1। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ई इक्वल टू आपका हो जाएगा -3 गुणे 10 की पावर -3 इंटू 0-5, यानी कि ये हो जाएगा -5, ठीक है, -5 अपान 0.1, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली समझिए, ई इक्वल टू आपका हो जाएगा -3 और -5 है ये, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 का 5 से गुणा 15 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -3 अपान 0.1 बचेगा। 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 1/10, यानी कि इसको हम भाग देंगे 1 को 10 से, तो 0.1 आएगा। अब इसी 10 को हम भाग ना देकर ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू 15 गुणे 10 की पावर -3 गुणे, ये 10 ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 की पावर 1, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते थे। ई इक्वल टू 15 गुणे 10 की पावर -3 और ये 1 है, तो 3 में से 1 चला जाएगा, 10 की पावर -2 वोल्ट। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप और चेंज कीजिए, जैसे मैंने पहले किया था। ई इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 है, इसको नीचे ले जाएंगे, तो नीचे लेंगे आ जाए तो 15/10 की पावर +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15/10, 15/100। अब 15 को 100 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0, लेकिन चलिए कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा समझिए। 15/10 की पावर -2 ऊपर है, नीचे ले जाएंगे इसके तो +2 हो जाएगा। जब 10 की पावर +2 हो जाएगा तो उसे हम लिख सकते हैं 100, ठीक है। सिंपल है, समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0.15 वोल्ट, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा, 0.15 वोल्ट। यही हमारा विद्युत वाहक बल हो जाएगा। समझ में आ गया, न्यूमेरिकल आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके 0.15 वोल्ट हमारा आ गया, क्यों? क्योंकि 15 को हमने 100 से भाग दिया, 0.15 वोल्ट आ गया, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे 7वें चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा से है। क्वेश्चन क्या है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान क्या होगा? यानी कि आपको वर्ग माध्य मूल मान दिया गया है, ठीक है। किसका वर्ग? विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान। तो हम लिखेंगे विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं VRMS से। VRMS इक्वल टू दिया गया है कितना? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक है। आपको निकालना क्या है? शिखर मान निकालना है, V0, विभवांतर का शिखर मान, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे विभव का शिखर मान, विभव का शिखर मान, इसको हम लोग डिनोट करेंगे V0 से। इसका फॉर्मूला होता है V0 इक्वल टू VRMS इंटू √2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है विभव के शिखर मान का। तो यहाँ पर सिंपल है, VRMS के स्थान पर आप लिख दीजिए 220, आपका दिया ही गया है, तो 220 √2, यही आपका हो जाएगा वोल्ट में आंसर। बस ये NCERT बुक का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारे इसी चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है। दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको विद्युत वाहक बल निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, 40 वोल्ट तो दिया गया है। देखिए प्रतिरोध का साइन है, ये धारिता का है, ये प्रेरकत्व का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? देखिए ये है प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच विभवांतर, ये है संधारित्र यानी कि धारिता सी के सिरों के बीच विभवांतर, और ये है आपका प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है। यानी कि ये प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर, ये धारिता सी के सिरे के बीच विभवांतर, और ये आपका है प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है। तो ये सब हमें दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें दिया गया है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? क्योंकि ये विभवांतर है तो V तो रहेगा ही, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या है? प्रतिरोध है, VR इसे लिखेंगे, ठीक है। तो VR की वैल्यू दी गई है 40 वोल्ट, ठीक है। इसको किससे लिखेंगे बताइए, धीरे जल्दी जल्दी?
ये आपका धारिता, धारिता को हम लिखते हैं सी से, तो VC हमें दिया गया है 20 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है, प्रेरकत्व तो है, इसको हम लोग करेंगे यल से, तो VL हमें दिया गया है 50 वोल्ट। ठीक है, हमें विभवांतर निकालना है, यानी कि हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। ठीक है, तो हमें एक काम यहाँ पर करना होगा, आपको परिणामी विभवांतर का फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि जो परिणामी विभवांतर है वही आपका विद्युत वाहक बल होगा। तो परिणामी विभवांतर, विभवांतर जिसको हम लोग डिनोट करते हैं V से, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है परिणामी विभवांतर का। अब देखिए V इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट VR की वैल्यू देखिए 40 दी गई है, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस VL की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 50 वोल्ट, तो 50 माइनस VC की वैल्यू दी गई है 20 वोल्ट, तो 20 कर देंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ समझना है आपको। V इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस 50 में से 20 चला जाएगा, तो ये बचेगा 30, इसका स्क्वायर रहेगा हमारा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करते चलिए, अभी समझ में आ जाएगा। V इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1600, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 9 से होगा, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। V इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16 और 9 2500, 2500। अब अंडर रूट 2500 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 50 वोल्ट। ठीक है, कितना आएगा, 50 वोल्ट। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा विभवांतर आ गया। सिर्फ आपको समझना है, चीज़ों को समझना सीखिए, बाकी सब कुछ धीरे धीरे आप सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे लास्ट चैप्टर, 8वें चैप्टर, यानी कि फर्स्ट फिजिक्स का ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यहाँ पर सॉरी आप लोग लिख दीजिएगा, थोड़ा सा चैप्टर का नाम मैंने गलत लिख दिया, तो लिख दीजिएगा वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत है विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत है विद्युत आवेश, यानी कि विद्युत आवेश से ही विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत यानी कि सोर्स विद्युत आवेश होता है। छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें है, देखिए वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए। यानी कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तरंग और सबसे छोटी, यानी कि सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली तरंग और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाली तरंग के नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर याद रखिए, सबसे बड़ी तरंग पहले हम देखेंगे, उसका नाम है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे, इसका मतलब क्या होगा, जो रेडियो तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे हैं। ठीक है, और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे होंगी गामा किरणें। गामा किरणें ये सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाली किरण है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है। प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान 1.5 × 10⁻⁸ टेस्ला है। विद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान दिया गया है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे V0 से। ये हमें दिया गया है 1.5 × 10⁻⁸ टेस्ला। ठीक है, ये हमें इतना दिया गया है। अब हमें ये भी पता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, C इक्वल टू प्रकाश की चाल C, आगे लिख दीजिएगा थोड़ा सा, प्रकाश की चाल। ठीक है, थोड़ा आप अच्छे से लिख दीजिएगा, ये होता है वैल्यू बताइए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग एक सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र का शिखर मान। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या है कि V0 इक्वल टू E0/C, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान इक्वल टू विद्युत क्षेत्र का शिखर मान अपान प्रकाश की चाल। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार के न्यूमेरिकल में ये आसानी देगा। अब हमें विद्युत क्षेत्र का शिखर मान निकालना, तो हम लिखेंगे E0 इक्वल टू V0 × C। ठीक है, ये हमने लिख दिया, बस वैल्यू रखिए। E0 इक्वल टू V0 की वैल्यू है 1.5
गुणे 10 की पावर -8। ऊपर देखिए ये लिखा है, ठीक है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8। बस इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए 10 की पावर -8 और 10 की पावर +8 ये वैसे जीरो हो जाएगा। तो 1.5 और का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 4.15 दिया पिता, यानी कि 4.5 इंटू ये 10 की पावर -8 है, +8 है, तो 8 में से 8 चला जाएगा तो 10 की पावर 0 बचेगा। और किसी के पावर अगर 0 हो तो उसका मान जो होता है वो 1 होता है। तो ई नॉट इक्वल टू 4.5 गुणे 1, ठीक है। किसी भी अंक के ऊपर अगर 0 है तो उसकी घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ई नॉट इक्वल टू 4.5, इसका मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारे विद्युत क्षेत्र का शिखर मान आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 28 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन पता हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं फिजिक्स का भी वीडियो लाऊं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।